Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, dear viewers, I am Mohammad Tayyib Ajaz, Assistant Professor of English, and today we will be talking about a poem, The Divine Image by William Blake. हम ऑलरेडी विलियम ब्लेक के बारे में कुछ डिस्कस कर चुके हैं, एक तो लेक्चर्स ले चुके हैं. आज हम उसकी पोएम द डिवाइन इमेज डिस्कस करेंगे. और बिफोर फाइनली गोइंग टुवर्ड्स द पोएम, let us have a look at some of the revision things that we have already discussed. William Blake is famous for being a romantic poet, and he was born in London on 28th of November 1757, and he died on 12th of August 1827. He was a poet as well as a painter. His fame not only stands as a poet but also as a painter and also an engraver. Engraver भी था, कंदाकारी करना उर्दू में कहते हैं, खोद के लिखना चीज़ों के ऊपर, कंदाकारी. जैसे पत्थर के ऊपर कंदाकारी की जाती है, लकड़ी के ऊपर की जाती है, ठीक है. He was an engraver and he was also a visionary. ये उसका visionary होना जो है ये थोड़ा डिफरेंट चीज़ है. He is called visionary because he claimed that he had the vision of supernatural things. वो कहता था कि मुझे supernatural things के visions आते हैं, मैंने उन्हें देखा है, like angels, like death, dreams भी उसको बहुत डिफरेंट से आते थे, ठीक है. And William Blake was largely unrecognized during his lifetime. इसका और जॉन कीट्स का और बहुत सारे दीगर पोएट्स की तरह, आर्टिस्ट की तरह, इसको इसकी लाइफ में रिकग्नाइज नहीं किया गया. इसको एज अ ग्रेट पोएट उसकी ज़िंदगी में नहीं देखा गया. बाद में इसके मरने के बाद इसको लोगों ने समझा, इसको जाना कि ये तो बहुत बड़ा पोएट था. एंड ही वाज आल्सो अ ग्रेट सेमिनल फिगर. एक फ्यूचरिस्टिक, एक बड़ा फ्यूचर का कॉन्सेप्ट रखने वाला और क्रिएटिव फिगर उसको कंसिडर किया जाता है. William Blake claimed that he had vision of angel, ghosts, spirits, etc. इसी वजह से उसको ज़्यादा जो है ना वो विजनरी कहा जाता था. उसने क्लेम किया कि जी मुझे एंजल्स के, स्पिरिट्स के, गूस के विजन जिसको आते रहे, ये उनके नज़ारे करता रहे, उन्हें ख्वाब देखता रहे. His paintings and poetry show his claim at many places. उसकी जो पोइट्री है, उसकी जो पेंटिंग्स हैं, पेंटर भी था, तो अक्सर जगह पे ये क्लेम जो है वो रिप्रेजेंट करती हैं. जैसे हम यहाँ एक पेंटिंग हम देख रहे हैं, एंजल्स हॉवरिंग ओवर अ बॉडी, अ फेमस पेंटिंग बाय विलियम ब्लेक. ये एक नीचे डेड बॉडी है और उसके ऊपर दो एंजल जो हैं वो हॉवर कर रहे हैं, उसके ऊपर मंडला रहे हैं. हॉवरिंग कहते हैं मंडलाना, उसके ऊपर मंडला रहे हैं, हमें नज़र आ रहे हैं. तो ये उसकी पोएम्स और उसके पेंटिंग जो हैं उसके क्लेम को जस्टिफाई करती हैं कि वो एक विजनरी था. So here are some of the major works of William Blake. उसके वर्क्स जो हैं उन्हें हम दो मेजर पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस और सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस. सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस में इंट्रोडक्शन, इन्फेंट सॉरो, द नर्स सॉन्ग, गार्डन ऑफ लव, द चिमनी स्वीपर, द कोल्ड एंड द पेबल, हॉली थर्सडे, ये उसकी सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस की कलेक्शन की कुछ पोएम्स हैं और ये 1789 में, ठीक है. जस्ट रिमेंबर दीज डेट्स, दीज ईयर्स, ठीक है. ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जी सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस कब पब्लिश हुए. और सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस विच वाज पब्लिश्ड इन 1974, उसमें इंट्रोडक्शन, लंदन, द सिक रोज, सनफ्लावर, द टाइगर, अ पॉइजन ट्री, ये शामिल हैं. आप लोग अगर स्पेशली इफ़ यू हैव इंटरेस्ट इन लिटरेचर और आप सिर्फ डिग्री के लिए नहीं पढ़ रहे, तो ये द पॉइजन ट्री बहुत इंटरेस्टिंग पोएम है, बहुत मज़े की पोएम है, ठीक है. ये ह्यूमन रिलेशंस पे बड़ी फिट आने वाली पोएम है.
इसको ज़रूर पढ़िएगा. So these are some of his major works. Let us also revise. All these slides are basically revision. हमने ये पहले ब्लैक की ये चीज़ें पढ़ी हैं, ठीक है. अगर हम इसको यहाँ पे R लिख लें तो हमें याद रहेगा कि ये रिवीजन है. कि ये मेजर थीम्स जो हैं विलियम ब्लेक में, उसमें एक थीम तो इनोसेंस और एक्सपीरियंस का है, जिसके बारे में हमने पहले बात की थी कि इनोसेंस और एक्सपीरियंस दो आपस में कॉन्ट्रेरी स्टेटमेंट्स हैं, दो अपोजिट चीज़ें हैं, ठीक है. और इनोसेंस डिवेल्स विद विजडम बट नेवर विद इग्नोरेंस. इनोसेंस जो है ये विजडम के साथ डेवलप करती है, विजडम के साथ रहती है, लेकिन कभी भी इग्नोरेंस के साथ, जहालत के साथ, अननोइंग के साथ नहीं स्टे करती. और जो जो कंसेप्ट ऑफ इनोसेंस है वो यही है कि इफ़ यू आर नॉट एक्सपीरियंस्ड यू आर इनोसेंट. मासूम वही होता है जिसने ख़ता नहीं की होती, जिसने गलती नहीं की होती. मीन्स कि उसने अभी एक्सपीरियंस ऑफ एनीथिंग नहीं गेन किया, और वो इन एक्सपीरियंस होने की वजह से ही वो क्या है, वो इनोसेंट है. जैसे ही उसने किसी गलती को एक्सपीरियंस कर लिया तो उसका इनोसेंस ख़त्म हो जाएगा. सो इनोसेंस और एक्सपीरियंस जो है ये मेजर थीम है विलियम ब्लेक की पोइट्री में. द सेकंड मेजर थीम इज़ द गार्डियंस. ये भी एक सेंट्रल थीम है उसकी पोइट्री का, गार्डियनशिप का, ठीक है. वो कहता है कि जो अडल्ट्स हैं, द अडल्ट्स जो बड़े हैं, वो लिसन. अडल्ट भी हर अडल्ट नहीं, बल्कि वो वाले अडल्ट जो लिसन करते हैं, जो सुनते हैं, किसको, इनोसेंस को. जो बच्चों की आवाज़, वो जो इनोसेंस की आवाज़ को सुनते हैं और उनको तवज्जो देते हैं और फिर रिस्पॉन्ड भी करते हैं. सिर्फ सुनना ही नहीं बल्कि रिस्पॉन्ड भी करते हैं, उन्हीं को ही गार्डियन कहा जा सकता है. वो ऐसे पेरेंट्स को, ऐसे बड़ों को गार्डियन ही नहीं कंसिडर करता जो कि इनोसेंट की, बच्चों की बात को सुन ही ना सकें, या सुने तो समझ ना सकें, या समझें तो उस पर कोई एक्शन न ले सकें. तो गार्डियनशिप जो है वो बेसिकली प्रोटेक्शन वाला एक कंसेप्ट है विलियम ब्लेक की नज़र में, ठीक है. और वो प्रोटेक्शन भी कैसे है कि ही एक्चुअली the guardians are responsible for not only listening but also acting. कि वो ना सिर्फ लिसन करें बल्कि इनोसेंस की आवाज़ को सुन के उसके ऊपर एक्ट भी करें. द थर्ड मेजर थीम इज द सोशल एंड पॉलिटिकल थीम. Blake has a sympathy for the suffering of ordinary men, women and children in the real world. Okay? उसके दिनों में ऑर्डिनरी लाइफ जो है, वहाँ पे ऑर्डिनरी लोग जो हैं उनकी लाइफ में जो सफरिंग्स थी वो बड़ी प्रोफाउंड थी, कसरत से थी, अबंडेंट थी. ठीक है. ही वॉज अ फर्वेंट सपोर्टर ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन. फ्रेंच रेवोल्यूशन आई थिंक इट वाज द ईयर 1789 व्हेन फ्रेंच रेवोल्यूशन टुक प्लेस. तो ये जो विलियम ब्लेक था ये फ्रेंच रेवोल्यूशन का बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्टर था. आप इसके बारे में भी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दीजिएगा, व्हाट इज़ फ्रेंच रेवोल्यूशन, ताकि आपको आइडिया हो कि फ्रेंच रेवोल्यूशन क्या था. कन्वेंशनल रिलीजन जो है ये फोर्थ थीम है. Blake was particularly hostile towards conventional religion and especially the Church of England. Church of England के वो सख्त जो है वो अगेंस्ट था, उसके खिलाफ था, और वो कन्वेंशनलिज्म के हक में नहीं था, वो क्रिएटिविटी, इनोवेशन और मॉडर्निटी के हक में था. और द फिफ्थ थीम इज द आर्टिस्ट हिमसेल्फ. इसका फिफ्थ थीम है Blake firmly believed that his art would make a contribution to the moral, spiritual and intellectual revolution he envisaged. वो ये समझता था कि जिस रेवोल्यूशन को, जिस कल्चरल, सोशल, इनोवेटिव और मॉरल और स्पिरिचुअल रेवोल्यूशन को वो विजन कर रहा था, वो ये चाहता था, वो ये समझता था कि ये जो उसकी पोइट्री है, उसका जो पोइटिक वर्क है, ये सारे का सारा क्या करेगा, उस रेवोल्यूशन को ये सपोर्ट करेगा. तो ये हिज आर्ट फॉर द सेक ऑफ सर्टन इश्यूज, फॉर द सेक ऑफ सर्टन थिंग्स, ये भी इसका एक मेजर थीम है. तो लेट अस हैव अ लुक एट द पोएम द डिवाइन इमेज. ये आपको एक 1789 का एक पेज नज़र आ रहा है सामने स्क्रीन पे, जो कि उस दौर में
प्रिंट हुआ, पब्लिश हुआ, उसमें आप ये नीचे देख सकते हैं, ठीक है। देयर इज समबॉडी ट्राइंग टू प्रोटेक्ट समबॉडी एल्स, ठीक है। ये फिगर हमें नज़र आ रहा है, ठीक है, एक ये फिगर नज़र आ रहा है। तो ये डिवाइन इमेज की पोइम है। हम आगे चल के पूरी पोइम को पढ़ते हैं। द डिवाइन इमेज। To mercy, pity, peace, and love all pray in their distress, and to these virtues of delight return their thankfulness. For mercy, pity, peace, and love is God, our Father dear, and mercy, pity, peace, and love is man, his child and care. For mercy has a human heart, pity a human face, and love the human form divine, and peace the human race. Then every man of every clime that prays in his distress, prays to human form divine, love, mercy, pity, peace, and all must love the human form in heathen Turka Jew. When mercy, love, and pity dwell, their God is dwelling. There are 5 stanzas as a whole. 5 स्टांजाज की ये पोइम है, और हम ये देख रहे हैं कि हर स्टांजा में एक रेपिटेशन आ रही है। कि ये सेकंड स्टांजा में वो रेपिटेशन 2 दफ़ा है, ठीक है। यहाँ पे भी वही रेपिटेशन है, ये फोर्थ स्टांजा में भी रेपिटेशन है, और ये फिफ्थ स्टांजा में भी रेपिटेशन है। तो ये रेपिटेशन किन चीज़ों की है? पहली लाइन ही, पहले स्टांजा की पहली लाइन में एक वर्ड है मर्सी, पिटी, पीस, लव। ये 4 चीज़ें जो हैं, ये 4 वर्ड जो हैं, ये चारों वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं। मर्सी, पिटी, पीस और लव। बड़ी सिंपल डिक्शन वाली पोइम है, कोई मुश्किल लफ्ज़ नहीं है, कोई कंफ्यूजिंग आइडिया नहीं है, बल्कि ये 4 अदद जो हैं क्वालिटीज़ हैं, 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिन्हें पोएट ने रिपीट किया, और रेपिटेशन से डेफिनेटली हमें ये आइडिया हो रहा है कि द पोएट इज़ एक्चुअली टॉकिंग अबाउट दिस 4 थिंग्स, ठीक है। तो फर्स्ट स्टांजा में वो बता देता है ऑल प्रे इन देयर डिस्ट्रेस एंड टू दीज वर्चूज ऑफ डिलाइट रिटर्न देयर थैंकफुलनेस, ठीक है। और साथ ही सेकंड स्टांजा में उसने ये बताया है कि मर्सी, पिटी, पीस एंड लव इज़ गॉड। ये सारी चीज़ें मिलके क्या हैं? ये चारों चीज़ें ही तो मिलके गॉड हैं। एक्चुअली दीज आर 4 एट्रीब्यूट्स ऑफ गॉड, दीज आर 4 कैरेक्टरिस्टिक्स, द एट्रीब्यूट्स ऑफ गॉड। ये अल्लाह ताला की, गॉड की 4 सिफात हैं कि वो मर्सीफुल है, पिटियस है, पीस लवर है, और बजाते खुद ही लव्ड है, ठीक है। और इसी स्टांजा में उसने बता भी दिया है कि इज फॉर मर्सी, पिटी, पीस एंड लव इज गॉड। यही 4 चीज़ें गॉड हैं जो क्रिश्चियनिटी में उन्हें अपना फादर कह रहा है, ठीक है। एंड मर्सी, पिटी, पीस एंड लव इज मैन। और वही 4 चीज़ें अगर इकट्ठी हो के इंसान में है तो तभी मैन भी फिर तब है, हिज चाइल्ड एंड हिज केयर, ठीक है। वो जो जो क्रिश्चियनिटी में गॉड का कॉन्सेप्ट है, क्राइस्ट इज सन ऑफ गॉड, तो कहते हैं कि गॉड जो आसमानों पर बैठा है उसकी भी यही 4 खूबियां हैं, और अगर ज़मीन पे रहने वाले इंसान में ये चारों चीज़ें मौजूद हैं तो फिर ही वो इंसान है। आगे वो फर्दर कहता है कि द मर्सी हैज़ अ ह्यूमन हार्ट, मर्सीफुल पर्सन इज हैविंग अ ह्यूमन हार्ट। वो मर्सी को ह्यूमन के साथ सिंबलाइज कर रहा है कि मर्सी सिंपली मीन्स बीइंग अ ह्यूमन। पिटी जो है उसे वो ह्यूमन फेस कहता है। लव को ह्यूमन फॉर्म कहता है कि जो लव है, लव इज द ह्यूमन फॉर्म डिवाइन, तो ये ह्यूमन फॉर्म है और डिवाइन से आई हुई है। एंड पीस द ह्यूमन ड्रेस, और पीस जो है ये क्या है? ये ह्यूमन ड्रेस है। सो फोर्थ स्टांजा में भी ऐसी ही बात है। फिफ्थ स्टांजा के एंड वाली जो 2 लाइन्स हैं, इन 2 लाइनों में वो अपना कंक्लूजन निकाल रहा है, ठीक है। वेयर मर्सी, लव एंड पिटी डवेल, हर वो जगह, हर वो दिल, हर वो इंसान जहाँ पे मर्सी, लव और पिटी रहती हैं। डिवेल, रहना, रेजिडेंस, अबोर्ड, अकोमोडेशन, ठीक है। तो कहता है जिस दिल में, जिस जगह पे मर्सी, लव, पिटी ये रह रही हैं, देयर गॉड इज डिवेलिंग टू,
تو وہاں پہ پھر خدا بھی رہ رہا ہے. God is also living there. وہاں پہ اللہ تعالیٰ بھی رہ رہا ہے. دس از دا جنرل ویو آف دا پوئم. آگے چل کے اس کو ڈیٹیل دیکھتے ہیں. مرسی, پٹی, پیس اینڈ لو آر اسینشیل کوالٹیز آف گاڈ. کہ یہ چاروں کی چاروں کیا ہیں؟ گاڈ کی کوالٹیز ہیں. وی پرے گاڈ ٹو دیز کوالٹیز وین وی آر ان ڈسٹریس. ہم بھی بینگ ہیومنس جب ہم کسی پریشانی میں ہوتے ہیں, ڈسٹریس میں ہوتے ہیں, تو ہم اللہ تعالیٰ کی انہی چاروں کوالٹیز کو انووک کرتے ہیں, اس سے دعا کرتے ہیں. مرسی از اے کائنڈ ہیومن ہارٹ, پٹی اے ہیومن فیس, لو از دا ہیومن فارم اینڈ پیس از دا ہیومن ریسٹ. یہ چار چیزیں جو ہے نا وہ نے ڈسکرائب کی ہیں. یہ چاروں کوالٹیز کو وہ کہتا ہے کہ جی جو مرسی ہے وہ ہیومن ہارٹ ہے, پیٹی ہیومن فیس ہے, لو ہیومن فارم ہے, اور پیس جو ہے یہ ایز اے ہول ہیومن ریسٹ ہے. ویئر مرسی, پیٹی, پیس اینڈ لو لیو, گاڈ ٹو لیوز دیئر. لاسٹ تانزا کا کنکلوژن اس نے یہی نکالا ہے کہ جو گاڈ ہے اس کی جو رہائش ہے, اس کی جو ریزیڈنس ہے, اس کی جو ڈویلنگ ہے, وہ ہر اس جگہ پہ ہے جہاں پہ یہ چاروں چیزیں رہتی ہیں. تو گاڈز ڈویلنگ از دا پلیس ویئر دیز فور ایٹریبیوٹس لیو. مطلب جس دل میں یہ چاروں چیزیں موجود ہیں اس دل میں خدا کا گھر. So Blake in this poem has tried to float an idea that God is the essence of all virtues. امپورٹنٹ بات ہے, ٹھیک ہے, کہ گاڈ جو ہے وہ ان چاروں, ان تمام ورچوز کا, ان تمام خوبیوں کا مجموعہ ہے. A man who possesses the divine virtue is no less than God. جس شخص میں یہ ڈیوائن ورچوز ہیں, یہ ڈیوائن خوبیاں موجود ہیں, وہ گاڈ سے کم ہرگز بھی نہیں ہے. God's abode is not the heaven, says Blake. He dwells within our hearts. ہمارا مسلمانوں کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ گاڈ جو ہے وہ کسی بھی آسمان پہ رہنے کے بجائے مومن کے دل میں رہتا ہے, انسان کے دل میں رہتا ہے. And if a man shows the qualities of mercy, pity, peace and love, these qualities are the qualities of God too. If follows that man has divine character, and with these virtues man can become an avatar of God. کہ اگر انسان کے اندر یہی چاروں خوبیاں موجود ہیں تو انسان خدا کا صحیح معنوں میں نائب اور خلیفہ ہے, اس کا نمائندہ ہے اس دنیا پہ. Blake's The Divine Image celebrates the traditional Christian virtues of mercy, pity, peace and love. یہ چاروں ٹریڈیشنل کرسچین ورچوز ہیں, لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ صرف لمیٹڈ ٹو کرسچینٹی ہیں. دے آر ایکولی کنسیڈرڈ میننگ فل اینڈ امپورٹنٹ اینڈ ادر ریلیجن, اسپیشلی ان مسلم ریلیجن ایز ویل. مرسی کے بارے میں, رحم کرنے کے بارے میں, پیٹی اور پیس اور لو کے بارے میں ہمارے پاس بہت ساری احادیث اور آیات موجود ہیں. سو یہ صرف کرسچینٹی کا نہیں, مسلم آئیڈیا بھی ہے. مین آلسو possesses these virtues but they fail to realize it. انسان میں بھی یہ ورچوز موجود ہیں لیکن کچھ انسان ان کو ریئلائز نہیں کر پاتے. In fact, they are oblivious to the qualities which are inside them. Oblivious, forgetful, forgetful. اسی سے ورڈ نکلا ہے oblivion, oblivion, forgetfulness. اردو میں ایک بیماری ہوتی ہے نسیان, بھولنے کی بیماری, ٹھیک ہے, اس کو بھی شاید اوبلیویون ہی کہتے ہیں. تو بلیک کہتا ہے کہ انسان, ہر انسان کے اندر یہ خوبیاں موجود ہوتی ہیں لیکن کچھ انسان کیا کرتے ہیں, دے آر اوبلیویس ٹو دیز کوالٹیز, وہ ان کوالٹیز کو بھول جاتے ہیں, ان کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے. A man can rise up to the level of God if he realizes the inherent qualities. یہ دیکھیں, وہ انہیں کہتے ہیں کہ یہ انہیرنٹ کوالٹیز ہے, یہ اللہ تعالیٰ سے ہم نے انہیریٹڈ ہیں, یہ ہمارے اندر یہ بائی برتھ موجود ہیں. In this regard, a poem adopts a didactic tone. اگر ہم اسی بات کو دیکھیں تو یہ پوئم ہمیں ڈائیڈیکٹک نظر آتی ہے, مبلغانہ اور واعظانہ نظر آتی ہے, ٹھیک ہے. جیسے واعظ جو ہے وہ واعظ کرتا ہے, تقریر کرتا ہے اور لوگوں کو بتاتا ہے کہ ایسا کرو اور ایسا نہ کرو. تو ہاں, تو اگر ہم اس کو اس سینس میں دیکھیں تو بیسیکلی پوئٹ کیا کرے, وہ ان چاروں خوبیوں کو, اللہ تعالیٰ کی ان چار خوبیوں کو انسان کے سامنے ریپرزینٹ کر رہا ہے کہ دے شوڈ اڈاپٹ. انسان کو چاہیے
इन चारों खूबियों को अडॉप्ट करे जो उसके अंदर मौजूद हैं, और अगर वो उन्हें रियलाइज़ नहीं कर रहा तो वो उन्हें क्या करे, वो उन्हें रियलाइज़ करे, उन्हें अपने साथ अपने अंदर फील करे और उनके ऊपर एक्ट अपॉन करे। सो इट इज़ अ सरमन इन वर्स, ठीक है, खूबसूरत एक्सप्रेशन है कि ये वर्स में क्या है, पोएट्री की शक्ल में, वर्स की शक्ल में सरमन है, खुतबा है, जिसमें कुछ बताया जा रहा है, खुतबा, ठीक है। It is extremely simple, but simplicity deepens once the reader deviates his thought toward the philosophical suggestion of the poem. Poem बहुत सिंपल है, निहायत सिंपल है, डिक्शनरी बहुत सिंपल है, डिक्शन यानी अल्फाज बहुत सादा हैं, बहुत क्लियर है, कंसेप्ट बहुत क्लियर है, और उसके साथ साथ हमें इसमें एक फिलोसॉफिकल सजेशन भी नज़र आती है कि इंसान को ऐसा करना चाहिए कि वो गॉड का रिप्रेजेंटेटिव कहलाने का हकदार ठहरे, उसे गॉड की सारी खूबियों को अपने अंदर रियलाइज करना चाहिए। The poem is in ballad-like stanzas of 4 lines each. मेरे पास 5 स्टांजाज हैं और हर स्टांजा में क्या है, 4 लाइन्स मौजूद हैं। The sing-song quality of the verse reinforces the calmness of the speaker's emotion. हमें पोएम जो है, it gives us the concept just like as that of a song. Sing song quality है, बड़ी एयरी सी पोएम है, लाइट सी पोएम है, और repetition of the words इसमें मौजूद है। There is also the seriousness in the theorizing of the idea. लाइट होने के साथ साथ पोएम में टोन ऑफ सीरियसनेस भी फील होगी, ठीक है, कि पोएट जो है वो बड़ी संजीदगी से एक बात का इजहार कर रहा है, और वो जिस आइडिया को थ्योराइज कर रहा है उसको भी बहुत संजीदगी से कर रहा है, ठीक है। और वो आइडिया क्या थ्योराइज कर रहा है कि देयर आर 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गॉड, और वो 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गॉड जो है वो ह्यूमन के अंदर भी होनी चाहिए, और इसकी इसी सजेशन की वजह से, इसी डायडेक्टिक कंसेप्ट की वजह से ही जो है हमने पोएट को क्या कहा है कि ये एक सरमन है, ये एक डायडेक्टिक पोएम है जिसमें पोएट एक सरमन दे रहा है, खुतबा दे रहा है, जैसे वाज कर रहा है, तबलीग कर रहा है कि जनाब इंसान के अंदर ये चीज़ें मौजूद होनी चाहिए। दो इट इज़ डन इन सो सिंपल वर्ड्स दैट मेक अस मिस इट्स सीरियसनेस। बड़ा सिंपल से वर्ड्स हैं, ठीक है, और इतने सिंपल हैं, इतनी रेपिटेशन है कि सम टाइम कुछ क्रिटिक्स ये भी कहते हैं कि ये तो बहुत बचगाना सी पोएम है, जैसे बच्चे एक ही बात को रिपीट करते चले जाते हैं, इसलिए ये बहुत ही सिंपल पोएम है। और बच्चे चूँकि चीज़ों को रिपीट करते हैं इसीलिए कहते हैं कि बच्चों की जो बातें होती है ना वो क्या है, दे लैक सीरियसनेस। जिस बात को रिपीट किए चला जाए, बंदा रिपीट किए चला जाए, उसमें वो सीरियसनेस नहीं होती। तो इसको अगर हम मद्देनज़र रखें तो ये बात, इसकी क्रिटिकल अप्रिसिएशन में आप लिख सकते हैं कि रेपिटेशन इतनी दफ़ा हुई है कि यूँ फील होता है कि जैसे इसमें सीरियसनेस नहीं है। द फ्रीक्वेंट repetition of the words contribute to the simplicity, hymn like quality of the poem, ठीक है। हमने, अगर आपको याद हो, आपने हिम्स पढ़ी थी, ठीक है, रिलीजियस सॉन्ग को कहते हैं, तो वो जो गॉड के एट्रीब्यूट्स बार बार रिपीट हो रहे हैं तो उन रेपिटेशन से हमें ये फील हो सकता है कि दिस इज जस्ट लाइक अ हिम लाइक क्वालिटी ऑफ द पोएम, ये पोएम जो है ऐसे ही है जैसे कोई हिम होता है। The language and the structure of the divine image. Like many of Blake's poems in this sequence, the effects produced by the language depend upon the use of limited vocabulary and repetition. Recently हमने बात की है, ठीक है, कि vocabulary जो है इस poem की कैसी है, एक तो limited है, बहुत महदूद सी है, चंद एक अल्फाज हैं और वही फिर क्या हो रहे हैं, वो रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, कोई लंबे चौड़े मुश्किल अल्फाज नहीं है। आप ये कह सकते हैं कि इसकी वोकेबलरी या डिक्शन जो है वो बहुत सिंपल भी है और उसके साथ साथ लिमिटेड भी है और रेपिटेटिव भी है। एंड इट सजेस्ट दैट द लिमिटेशन ऑफ द चाइल्ड स्पीच, हमें इससे ये भी फील हो सकता है कि बच्चों की वोकेबलरी कम होती है और वो उसी वोकेबलरी में से जो अल्फाज होते हैं वो उन्हें रिपीट करते रहते हैं। सो दिस इफेक्ट इज आल्सो एम्पलीफाइड बाय द फ्रीक्वेंट यूज ऑफ एंड टू सजेस्ट अ चाइल्ड्स वे ऑफ राइटिंग। बच्चों की राइटिंग में एंड जो है बहुत रिपीट हो रहा होता है क्योंकि वोकेबलरी कम होती है और उनके पास सेंटेंस स्ट्रक्चर की क्वालिटी भी अभी थोड़ी कम होती है, सिंटेक्स की,
تو وہ اینڈ اردو میں بھی اور لکھ کے اپنی بات لکھتے ہیں. So this simplicity is actually further strengthened by simple vocabulary and that very word used again and again, the word and. The poem comprises of 5 stanzas, 5 عدد اس کے stanzas ہیں, ٹھیک ہے. quatrains ہیں, یعنی کہ ہر stanza میں 4 lines ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ جس stanza میں 4 lines ہوں اسے quatrain کہتے ہیں. In which the lines have 4 and 3 beats alternately and rhyme A, B, C, B. اس کی rhyme scheme جو ہے وہ A, B اور C, B ہے, ٹھیک ہے. The stanza form in English poetry suggests openness and simplicity. اور یہ جو stanza form ہے یہ openness اور simplicity کی representative ہے English poetry میں. It is often found in songs, hymns and nursery rhymes. چھوٹے بچوں کی پوئمز میں, سانگز میں یہ والی اسکیم پائی جاتی ہے جس میں رائم اسکیم A, B, C, B ہو, لمیٹڈ ڈکشن ہو, ریپیٹیشن ہو اور سانگ لائک کوالٹی ہو, سنگ سانگ کوالٹی ہو. یہ ساری بچوں کی پوئمز کی کوالٹیز ہیں اور ہم اس کو یہاں کہہ سکتے ہیں کہ یہ چونکہ سانگز آف انوسینس میں ہے, ٹھیک ہے, تو اس لیے یہ سانگز آف انوسینس جو ہے یہ بچوں کے لیے ہی تھے, انوسینٹ کڈس کے لیے, تو اس لیے ہمیں یہ ساری چیزیں یہاں پہ ایز اے ہول نظر آ رہی ہیں. اور یو مسٹ ریمبر کہ پوئم جو ہے اس کی ٹون سمپل ہے اور یہ ایک ڈائیڈیکٹک پوئم ہے, سرمن کے جیسی پوئم ہے, اور پوئٹ اس میں یہ سجیسٹ کر رہا ہے کہ لو از گاڈ اور گاڈ از لو. وہ گاڈ کے جو 4 عدد ایٹریبیوٹس ہیں انہی ایٹریبیوٹس کو وہ کہہ رہے کہ if these 4 attributes he says کہ یہ چاروں ایٹریبیوٹس جو ہیں یہ ہیومنس کے ہارٹس میں پائے جاتے ہیں, لیکن sometimes some of the men are oblivious. کچھ لوگ اس سے oblivious ہو جاتے ہیں, اس سے نظریں چرا لیتے ہیں, اور وہ یہ ساتھ میں سجیسٹ کرتا ہے کہ یہ چاروں ایٹریبیوٹس ہیں تو تبھی آپ ہیومن ہیں, ایک اسٹینڈرڈ ایک آئیڈیل ہیومن ہے. اگر یہ چاروں کیریکٹرسٹکس نہیں ہیں تو پھر آپ ہیومن کہلانے کے حقدار نہیں ہیں. تو اس کے خیال میں ہیومن ہونے کا کرائٹیریا یہی ہے کہ the 4 attributes of God should be present in the human: the mercy, the pity, the love and the peace. اور اسلام کو بھی اگر آپ پڑھ کے دیکھیں تو اسلام بھی انہی چاروں چیزوں کی بات کرتا ہے. So this is the end of our lecture. If you have any questions you can write in the comment section and inshallah I will answer all of your questions. And thank you very much for being with us. Thank you very much for listening to us. If you have not subscribed our channel, you should subscribe my channel Learning Made Easy by Tayyib Ijaz. Thank you very much. See you sometime again. Good luck.